साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं बात करूंगा ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इस पेड़ की। और वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में लगे हुए एक मज़दूर ने मुझसे कहा कि आपके घर के चारों तरफ जो ये पेड़ लगा हुआ है ना, ये बीमारियों का घर है। तो तुरंत मैंने इस पेड़ के बारे में पूरा अध्ययन किया और जो मेरी जानकारी में आई चीज़ें मैंने सोचा आपसे उसको साझा करूं। तो मैंने ये तत्काल ये वीडियो इसके लिए बनाया। इस पेड़ के बहुत सारे नाम हैं। इसे स्कॉलर ट्री, ब्लैक बोर्ड ट्री, शैतान का पेड़, छतवन का पेड़, राक्षसी पेड़, यक्षिणी का वृक्ष, डेविल्स ट्री, सप्तपर्णी, चटियन, भूतिया वृक्ष, छातिम का पेड़, ऐसे ऐसे नामों की संज्ञा दी गई है। तो कोई भी डर जाए नाम सुनकर। इसका बोटेनिकल नेम अल्स्टोनिया स्कोलेरिस है और इसने ये जो फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी फैमिली है। ये वैसे तो हिमालय का पौधा है, लेकिन इसने हमारे वातावरण को बड़े अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लिया है। बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। इसकी पहचान कई तरीके से की जाती है। पेरिनियल एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पेड़ है, हमेशा हरा भरा रहता है। मशहूर बोटनिस्ट एल्स्टोन के नाम पर इसका एल्स्टोनिया नाम पड़ा और ये बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। अक्टूबर में जब शरद ऋतु की शुरुआत होती है, छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं, बहुत सारे फूलों में बहुत ही मादक खुशबू होती है, तेज खुशबू होती है। और इसकी पत्तियां 4 से लेकर 10 चक्राकार पत्तियां समूहों में लगती हैं और इन्हीं समूह के चक्राकार पत्तियों के बीच में फूलों का चक्राकार गुलदस्ता सा होता है जो बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके साथ बहुत सारे रोचक तत्व जुड़े होते हैं। इसमें एक जहरीला एल्कलॉइड जो दूधिया रंग का होता है वो निकलता है। इसके कोई भाग को तोड़े हो तो उसमें देख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद 7 पत्तियों के चक्राकार क्रम के कारण इसे सप्तपर्णी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 पत्तियों का एक चक्र बनता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके फूलों से विशेष रूप की मादक तेज खुशबू आती है। इसकी छाल देख रहे हैं, ग्रे कलर की होती है। इसके छाल को डीटा बार्क भी कहते हैं। इसमें परागण हवा के द्वारा होता है। तो जब इसकी जो वैसे लकड़ी जो है ना, वो सॉफ्ट वुड मानी जाती है और पश्चिमी बंगाल का तो राजकीय पेड़ है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि गुरु माने जाते हैं, इसके नीचे बैठकर गीतांजलि के कुछ पेज लिखे उन्होंने और उनके पिताजी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इसके नीचे बैठ के हमेशा ध्यान लगाते थे। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय में स्नातकों को सरलता और प्रकृति के प्रतीक सप्तपर्णी की पत्तियां भेंट की जाती है। ये प्रथा है वहाँ पे कि सप्तपर्णी की पत्तियां देते हैं जब कोई स्नातक हो जाता है। ये पौधा ड्रॉट और पोल्यूशन से टॉलरेंट होता है, इसीलिए सभी सड़कों के बीच में डिवाइडर पर लगाते हैं इसको। बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में तो इसको औषधीय पौधा माना जाता है। इसको कहा जाता है कि लाखों दुखों की एक ही दवा सप्तपर्णी। बहुत सारी बीमारियां जिनमें फायदेमंद है उनकी औषधियाँ बनती है, जैसे पीलिया, घाव, मलेरिया, त्वचा विकार, दस्त, चर्म रोग, बुखार, दर्द, सूजन, अल्सर, खांसी, जुकाम। इन बीमारियों में इसका काढ़ा बना के भी पीते हैं, चूर्ण पीते हैं, इसका तेल भी बनाते हैं। ये सब में फायदेमंद है। इसकी छाल में डिटेइन और डिटेमिन पाया जाता है, जो क्विनिन जो होती है जिसे मलेरिया में देते हैं उससे भी बेहतर होते हैं ये, क्योंकि क्विनिन से पसीना आता है, इनसे पसीना भी नहीं आता। सार्वजनिक स्थानों पर
ये बहुत आवता में लगाए जाते हैं, इसको कोई नहीं खाता। डिवाइडर रोड पे, कॉलोनी में लगाते हैं। अब इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है दमा, एलर्जी हो जाती। जहाँ तक ये एलर्जी और दमे की बात है, एलर्जी कुछ लोगों को धूल से भी होती है, कुछ लोगों को पराग कणों से होती है। तो पराग कणों के प्रति जो लोग संवेदनशील होती हैं, उनमें किसी भी पौधे के परागकण होंगे, उनसे वो संवेदनशील होते हैं, उसी से परेशानी उनको होती है। और इसके साथ, इस पौधे के साथ क्या है कि ये अक्टूबर में जब शरद ऋतु शुरुआत होती है, जब सर्दियों में वैसे भी जो हमारे श्वास रोगी होते हैं उनको सर्दियों में परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है, और ये पौधा उसी समय जो है परागकण बनाता है। फूल खिलते हैं जैसे ही अक्टूबर में सर्दियाँ शुरू होती है, और इसमें परागण भी जो होता है वो हवा के साथ होता है। हवा में एकदम फैल जाते हैं, छा जाते हैं इसके परागकण। तो श्वास वाले रोगियों को, संवेदनशील रोगियों को इससे थोड़ा परेशानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इस पौधे में जहरीला दूध या तरल निकलता है जो नुकसानदायक है, इसीलिए तो ये पौधा डिवाइडर रोड पर, सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से चल जाता है। बाकी को तो सब पशु पक्षी सब ये खा जाते हैं। ये और गुलमोहर ऐसे पौधे हैं जो ऐसे स्थानों पर, जो हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं, डिवाइडर रोड होती है, सड़कों के किनारे ये चल पाता है। तो ये तो एक तरह से इसकी खूबी है। और दूसरा, हर जीव जंतु को ऊपर वाले ने एक सुरक्षा कवच दिया है। इसको भी ये जहरीला दूध या पदार्थ इसके अंदर दिया जिससे इसको कोई हानि ना पहुंचा सके। इसके अलावा हमने इसके दूधिया का हानि का वाला पक्ष देखा, लेकिन फायदे कितने हैं। सारी दवाइयों में ये दूधिया तरल पदार्थ बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा चलता है। ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है, घाव दर्द वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर शैतान का वास होता है और ये खुशबू से अपनी ओर आकर्षित करता है और शैतान उसको मारने का काम करता है। यक्षिणी रहती है इसके ऊपर, यक्षिणी जब इसके नीचे आएंगे तो मार देती है। अरे इसमें एक मादक बहुत तेज खुशबू इसके फूलों में निकलती है, जो कि रात को ही खिलते हैं, रात को ही वो खुशबू फैलती है, दिन में नहीं निकलती। और जब तक फूल रहते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, तभी तक ये एक परागकण निकलते हैं। और ये जो समस्या एलर्जी वाली बताते हैं वो रहती है, और तब तक ही ये खुशबू वाली समस्या रहती है जो आकर्षित करती है सभी को इसके नीचे आने के लिए। तो वो उस खुशबू को हम लोग कह देते हैं कि रात में साहब खिलते। रात में तो रात रानी का भी फूल खिलता है, हर श्रृंगार का भी खिलता है, चमेली का भी खिलता है, बेला का खिलता है, मधुकामनी का खिलता है। तो रात में फूल खिलते हैं तो इसका कारण ये नहीं कि वो पौधा खराब हो गया या वो तेज़ी से बढ़ता है। तेज़ी से बढ़ना तो अच्छा माना जाता है कि हमें 2 साल में ही ये छाया देने वाला पौधा बन जाता है। कि मेरे यहाँ पे भी ये पौधे जो बहुत तेज़ी से बढ़े, मेरे मकान के ऊपर पहुँच गए, बिजली के तारों में पहुँच गए, तो मेरे को इनकी कटाई छटाई करानी पड़ती है। ये नहीं तो फॉल्ट हो जाता है बिजली के तारों में भी। कुछ लोग कह देते हैं चिड़ियाँ भी, परिंदे भी इसमें तो घोंसला नहीं बनाते। अरे साहब, घोंसला तो चिड़ियों को हम भी नहीं बनाने देते। इंसान कौन सा अपने घरों में कबूतरों को, परिंदों को, चिड़ियों को घोंसला रखने देता है। तो ये हम जो कुछ भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक इसकी केयर की बात है, ये पौधा फुल सनलाइट में अच्छा होता है। ये सभी तरह की भूमियों में हो जाता है, लेकिन सैंडी लोम भूमि बहुत अच्छी पसंद है। और पानी जब तक ये छोटा रहता है तब तक इसको 2 सप्ताह में एक बार पानी दे दीजिए तो अच्छा चलता है। बाकी ये इजी ग्रोइंग, लो मेंटेनेंस पौधा है, आराम से हो जाता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।